मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्तियां और मुद्दे के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसके अंतर्गत हम एक एक करके उन सब प्रवृत्तियों को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो इसमें सर्वप्रथम मैं ले रहा हूं जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उनको। तो पहला है शीत युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति की प्रमुख विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की राजनीति का चलन रहा था। 1990 के बाद पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ से साम्यवादी शासनों की विदाई दे दी गई तथा साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शीत युद्ध के अवसान में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव की ऐतिहासिक भूमिका रही और इस भूमिका के लिए गोर्बाचोव को विश्व का एक असाधारण और महानतम व्यक्ति माना गया है और आगे भी माना जाता रहेगा। तो एक तो नवीन प्रवृत्ति ये देखने को मिलती है। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका के पिछलग्गू राष्ट्र और सोवियत संघ के पिछलग्गू राष्ट्र, इस प्रकार से पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। अब हम देखते हैं इसके आगे का जो परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, वो इस प्रकार से रहा कि साम्यवाद के अवसान के साथ ही सोवियत संघ और अर्थात जो एक महाशक्ति के रूप में था वो उस रूप में नहीं रहा, कमज़ोर हो गया, या फिर कहना चाहिए उनका मूल स्वरूप ही खंडित हो गया। और आज सोवियत संघ का स्थान रूस लिए हुए है, जो कई गणराज्यों में विखंडित हुआ। तो उसमें से रूस इसका प्रतिनिधित्व करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां थी, उत्तरदायित्व था, उनका प्राचीन सोवियत संघ का जो स्वरूप था उसका प्रतिनिधित्व ये नया राज्य रूस करता है। तो उसका वो खात्मा हो गया। और उदाहरण के रूप में हम यदि इसका व्यवहारिक पक्ष देखें तो खाड़ी युद्ध में अमेरिकी विजय ने उसकी शक्ति, प्रभाव एवं वर्चस्व में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। यही कारण है कि आज अमेरिका रूस, चीन, भारत और जापान जैसे देशों को धमकी देने लगा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ तक हम ये देखते हैं कि अब अमेरिका ही महाशक्ति रह गया था और पूरा विश्व उसी के अनुसार चल रहा था। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। एक ही ध्रुव रह गया और वो ध्रुव अमेरिका, और पूरा विश्व उसके अनुसार ही चलने को मजबूर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि साम्यवादी गुट का अवसान। वर्ष 1990-91 में एक महान क्रांति हुई। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद कब्र में गाड़ दिया गया। 7 नवंबर 1989 को हंगरी में, 29 जनवरी 1990 को पोलैंड में
18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में, 23 मई 1990 को रोमानिया में, 11 जून 1990 को चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन का अंत हो गया और फरवरी 1990 में सोवियत संघ से भी इसकी विदाई हो गई। और अब जो नई व्यवस्था आई वो क्या थी कि बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाने से पूर्वी यूरोप और सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की लहर बाहर आ गई। तो इस प्रकार से साम्यवादी गुट का पूरा अवसान हो गया। अगला, जर्मनी का एकीकरण। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण बिना युद्ध और संघर्ष के 45 वर्ष बाद हर्षोल्लासपूर्ण ढंग से हो गया, जो इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी होने के बाद तो वहाँ माइंस बिछाकर तारों की बाड़ लगाई गई थी कि कोई इधर से उधर न जा सके, ताकि सीमा पार न कर सके। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ने का कार्य शुरू हुआ, लगभग 29 साल बाद। 4 अक्टूबर 1990 को चांसलर हेलमुट कोल के नेतृत्व में एकीकृत जर्मनी की नई सरकार पदारूढ़ हुई। अब यहाँ पर ये पूर्ण रूप से एकीकरण हो गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का। पूर्वी जर्मनी का पश्चिम जर्मनी में पुनः विलय हो गया। और अगला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। शीत युद्ध के अंत, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थान पर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय, सोवियत संघ के पतन आदि से सहज ही ये प्रश्न किया जाने लगा कि क्या निर्गुट आंदोलन अप्रासंगिक तो नहीं हो गया। खाड़ी संकट, अफगान संकट तथा 2003 में ऑपरेशन खाड़ी फ्रीडम के समय नाम की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह गई थी। गुटनिरपेक्षता की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह गई थी। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट रूप से अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क था कि भाई ये कोई अब महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रहा है, क्योंकि शीत युद्ध भी समाप्त हो गया और पहले तो 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, 2 गुट थे, अब एक गुट है वो तो समाप्त हो गया। अब तो ये जो अमेरिका है इसका ही डंका बजता है। तो इन जैसी परिस्थितियों में फिर जो खाड़ी संकट था और था, उस समय भी इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। तो ये था कि भाई ये प्रासंगिक है कि नहीं है, इसने अपने रेलेवेंस को एक प्रकार से देखा जाए तो खो दिया है। हालांकि पूर्ण रूप से खोया नहीं है, अब भी बहुत बड़ी संभावनाएं आशाएं हैं, मैं ये भी साथ ही कहना चाहूँगा। पर हाँ, अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 51 थी और आज 193 हो गई है। आज न केवल सदस्य संख्या बढ़ी वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता भी बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र इसके 17 विशेष अभिकरण एवं 14 प्रमुख कार्यक्रम और निधियाँ विश्व के किसी भी कोने के प्राय सभी मानवों से संबंधित हैं। तो ये इसका दायरा बढ़ा हर प्रकार से, सदस्य संख्या और इसके जो कार्यक्रम है और हैं, इसका लाभ पूरा विश्व ले रहा है। अगला, सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी सैनिक संधियाँ अस्तित्व में आई। अब इनका ह्रास प्रारंभ हो गया। दोनों महाशक्तियों के बीच भी शीत युद्ध समाप्त हो गया तथा तनाव शैथिल्य के युग का उदय होने के कारण वार्सा पैक्ट का औपचारिक रूप से 31 मार्च 1991 को भंग कर दिया गया और इसके बाद नाटो भी नाम मात्र
का संगठन रह गया और नाटो के स्वरूप में भी बुनियादी परिवर्तन कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये सैनिक गुटबंदियों का भी महत्व घटा है। और आगे ले रहे हैं बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था। अब त्वरित आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने पूंजीवादी मॉडल या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपना लिया है। जैसे मुक्त व्यापार, प्रतियोगिता, स्वतंत्र समझौते, बाजार तथा बाजारू समाज, आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम नियंत्रण, निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता आदि ये नई नई चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो ये पहले वाला स्वरूप नहीं रहा। तो पूंजीवाद की ओर ये पूरा विश्व है आगे निकल चुका है। एक कदम ही नहीं, बहुत आगे निकल चुका है। और इसके आगे यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते चरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप एक विभाजित यूरोप का परिचायक था। जैसे पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी और साम्यवादी यूरोप, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, नाटो और वार्सा पैक्ट देश, अमेरिकी समर्थक और सोवियत समर्थक राष्ट्र आदि। इस प्रकार से पूरा यूरोप विभाजित था। पिछले 1-2 दशकों से यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। जैसे साम्यवादी और पूंजीवादी, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, नाटो और वार्सा देशों का कृत्रिम विभाजन अब समाप्त हो गया है। यूरोपीय संघ का निर्माण प्रगति पर है और जनवरी 1999 से संयुक्त यूरोपीय मुद्रा का औपचारिक चलन प्रारंभ हो गया है और एक यूरोप का संयुक्त बैंक भी स्थापित हो गया है, होने जा रहा है। और भी इस प्रकार की बातें हैं। तो ये सारा सब यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम हैं। नव उपनिवेशवाद। विकासशील देश उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं। किंतु हाल ही में गेट के महानिदेशक आर्थर डुंकेल के प्रस्तावों से नव उपनिवेशवाद का खतरा बढ़ गया है। गेट समझौते को स्वीकार कर लेने से विकासशील देशों के विकास उद्देश्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। कृषि के क्षेत्र में पेटेंट अधिकार लागू हो जाने की दिशा में विकासशील देशों की विकसित देशों से कृषि संबंधी तकनीकी खरीदने के लिए भारी मूल्य चुकाना होगा। गेट समझौता नव उपनिवेशवाद का प्रतीक है। मार्च 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला आर्थिक साम्राज्यवाद का नया अमेरिकी संस्करण था, जिसमें इराक पर कब्जा कर एक पिट्ठू सरकार बैठाकर तेल राजनीति अपनाने जैसा उदाहरण हमारे सामने है। तो इस प्रकार से संसार में, विश्व में नव उपनिवेशवाद भी मुंह बाए हुए अनेक रूपों में खड़ा है और ये बड़ा एक चिंता का विषय भी है। और अगला आगे नए संगठनों का आविर्भाव, उदय। सीटो, वार्सा पैक्ट जैसे संगठनों के प्रभाव के साथ साथ राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग के नए संगठनों समूह का निर्माण हुआ है। इसमें सार्क, आसियान, ग्रुप 8, ग्रुप 15, ग्रुप 24, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक, नाफ्टा, हिम्मत सेक्स, बिक्सटेक और D8, G20, ब्रिक्स आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गतिशील है। इसमें गति से द्रुतगामी बदलाव हो रहे हैं। जहां पिछले 2 दशक से नई प्रवृत्तियां उभरी हैं, वहीं दूसरी ओर मुद्दे भी बदले हैं और खुला विश्व व्यापार
में खुला विश्व व्यापार के रूप में एक ये जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो बेमानी हो गई हैं। अब पूरा विश्व का व्यापार खुला विश्व व्यापार है। इसमें जो सीमाएं हैं देशों की, जो आपस की जो पहले कुछ प्रतिबंध होते थे तो उतना नहीं, अब पूरी जगह पूरे विश्व में खुलापन आ गया है। तो इस प्रकार से हम नवीन प्रवृत्तियां और मुद्दे इसके अंतर्गत देखते हैं। आज आपके सहयोग से ये हमने विचारों का आदान प्रदान किया और अब मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा और आपको एक बार पुनः इसके लिए धन्यवाद।